तो क्या पुष्पा मूवी ओवररेटेड है? ऑडियंस इसको इतना ज्यादा क्यों पसंद की और इसके सक्सेस के पीछे का राज क्या है? लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो इस मूवी को ना बहुत ज्यादा ओवररेटेड बोलते हैं, मतलब ये मूवी जितनी नहीं चलनी चाहिए थी उससे ज्यादा चल गई। तो इन सभी क्वेश्चन का सोल्यूशन आज हम लोग ढूंढेंगे और इस चीज को मैं अच्छे से क्लियर कर डालूंगा तुम्हारे दिमाग में। तो इससे पहले मैं इस मूवी को ओवररेटेड पर्सनली बोलूं और तुम लोग कमेंट्स में मुझे गालियां दो, उससे पहले मैं तुम्हें एक शब्द समझाना चाहता हूँ कि ओवररेटेड मतलब होता क्या है। तुम लोग सोचो तो देखो, ओवररेटेड इन द मूवी पर्सपेक्टिव के बारे में बात करें तो ओवररेटेड मतलब एक ऐसा शब्द या फिर कोई एक ऐसी मूवी जिसको जितना चलना नहीं चाहिए था, जिसको जितना पैसा कमाना नहीं चाहिए था, वो उससे ज्यादा पैसा कमा गई, उसको हम लोग ओवररेटेड बोलते हैं। क्या पुष्पा ओवररेटेड है? सीधे शब्दों में बोलूं तो हाँ, लेकिन इससे पहले सीधे तुम ये चीज सोच करके तुम किसी को भी गाली देना शुरू करो, उससे पहले तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि ये मूवी भले ओवररेटेड है, लेकिन ये मूवी जो टेक्निक्स को फॉलो करती है, ये मूवी बेकार नहीं है। ये मूवी इतनी बेहतरीन तरीके से तुम्हारे सामने कुक करके रखी जाती है कि ऑडियंस फट से ट्रैप हो जाती है। कैसे, मैं समझाता हूँ। तो इस मूवी की जो डायरेक्टर है सुकुमार, उनकी पिछली जितनी भी मूवी तुम उठा करके देखोगे वो बहुत बड़ी मूवीज तुम्हें नहीं देखने को मिलेंगी। वो मूवी इंडियन ऑडियंस पे इतना भयंकर इम्पैक्ट क्रिएट करती है कि मैं बता नहीं सकता। लाइक आज भी सुकुमार की कई सारी मूवियां हैं, अगर तुम किसी भी बॉलीवुड या हॉलीवुड या किसी भी इंडिया के रीजन में चले जाओगे, किसी न किसी टीवी चैनल पे उनकी कोई ना कोई मूवी तुम्हें चलते दिख जाएगी और लोग उसे पसंद करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो मूवी बेस्ट है। सुकुमार कुछ ऐसी टेक्निक फॉलो करते हैं जिससे उन्हें पता है कि ऑडियंस को क्या चीजें दिखानी है, कौन सी टेक्निक फॉलो करनी है कि जिससे ऑडियंस ट्रैप हो जाए, मेरे बस में आ जाए और ऑडियंस को मूवी मजा देने लगे। सीधी बात बोलो तो सुकुमार के पास कुछ ऐसी हिडन टेक्निक्स है जिसको बाकी सारी मूवियों में नोटिस करके पुष्पा मूवी में अप्लाई किए हैं और वो टेक्निक इतना ज्यादा ऑडियंस को पसंद आई है कि ये मूवी एक बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर हो गई। इस मूवी की स्टोरी बहुत तगड़ी तो नहीं है, लेकिन वो जो टेक्निक है वो अप्लाई करना किसी भी डायरेक्टर के लिए एक बहुत ही बड़ी बात होती है। तो आज हम लोग उसी टेक्निक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, कौन सी चीज इस मूवी को बाकी मूवियों से अलग बना देती है। तो मैं जिस भी टेक्निक के बारे में बात करने वाला हूँ वो मैं पुष्पा 1 मूवी के पर्सपेक्टिव से बात करूंगा, क्योंकि अभी तक पुष्पा 2 रिलीज नहीं हुई है। मे भी तुम रिलीज होने के बाद ये वीडियो देख रहे हो, लेकिन मैं 1 के ही पर्सपेक्टिव से बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इस मूवी की स्टोरी से। तो देखो, मैं सीधी बात बोलूं, नो बकवास, इस मूवी की स्टोरी बहुत ही सिंपल है। लाइक एक कैरेक्टर है जिसको केवल 2 चीज चाहिए, पैसा चाहिए और इज्जत चाहिए, बस। ये मूवी इसी में पूरा का पूरा घूमती है। लेकिन ये मूवी जो है वो रिलेटेड अंडरडॉग स्टोरी है। रिलेटेड अंडरडॉग स्टोरी मतलब इस मूवी में तुमने देखा होगा कि हम लोग एक लेबरर के बारे में जानते हैं। मतलब पुष्पा जो है वो एक लेबरर है। लेबरर मतलब मजदूर है, मतलब एक जमीन से उठा हुआ इंसान जो इतना ऊपर बन गया है, उस चीज को देख करके लोग रिलेट कर पाते हैं कि भाई मेरे सामने इतना बड़ा हुआ है, पहले साला इसको कोई नौकरी तक नहीं देता था, आज साला करोड़ों में खेल रहा है। तो एक बहुत ही बड़ी चीज है। लाइक तुम लोग ध्यान से ही देखो, लोग ऐसी मूवीज इंडिया में ज्यादा पसंद करते हैं जिसमें उसे शून्य से लेकर श्रृंग तक पहुंचाया जा रहा हो। मतलब गरीब से लेकर के अमीर तक के सफर वाली मूवियां ज्यादा सक्सेसफुल होती हैं। पहले वो इंसान गरीब होगा, उसके साथ कुछ ऐसी ट्रेजेडी होगी जिसकी वजह से उसके अंदर बदला आएगा, और जैसे वो बदला आएगा वो इंसान धीरे धीरे करके अपने आप को अपग्रेड करके पूरी दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन जाएगा। ऐसी मूवीज इंडियन ऑडियंस को बहुत पसंद आती हैं, क्योंकि ये मूवीज बहुत तेजी से हिट करती हैं इंडियन ऑडियंस को। और यही चीज ये मूवी अप्लाई करती है कि छोटा सा मजदूर है, उसके बचपन बहुत ट्रॉमा में गुजरा है, उसका बाप नहीं है, उसकी माँ को सब लोग उल्टा सीधा बोलते हैं, जिसकी वजह से उसका एम्बिशन बहुत बड़ा है, वो इलीगल धंधा करता है और करोड़ों में खेलता है। तो ये होगी पूरी पूरी मूवी की स्टोरी, जिसकी वजह से इंडियन ऑडियंस इस पे कनेक्ट हो पाती है। तो पहली टेक्निक तो ये हो गई, लेकिन ये अभी शुरुआत है मेरे बाबू, ध्यान से सुनो। क्योंकि मैंने बताया जैसे कि ये मूवी 2 चीजों पे खेलती है, एक खेलती है मनी के ऊपर और एक खेलती है इज्जत के ऊपर। लेकिन इस मूवी में मनी से भी ज्यादा इज्जत को प्रायोरिटी दे गई है, जो कि अगेन इंडियन ऑडियंस के साथ ही चलता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी इंडियन ऑडियंस या फिर पूरा वर्ल्ड ही मनी से ज्यादा इज्जत को तवज्जो देता है। और ये मूवी यही करती है, ये मूवी मनी को तवज्जो देती है, क्योंकि मूवी की स्टार्टिंग से ही देखोगे तो पुष्पा को पैसे से ज्यादा मतलब होता है। लेकिन कई सीन ऐसी आती है, मनी को यहाँ रखती है और इज्जत को यहाँ रख देती है। जैसे कुछ सीन मैं तुम्हें बताता हूँ। मूवी की स्टार्टिंग में ही जब हमारा पुष्पा जो वो फैक्ट्री में काम कर रहा होता है, उस सीन में क्या देख रहे हो? उस सीन में हमें देखने को मिलता है कि वो पैसे को ना छोड़ करके अपने इज्जत के लिए उस फैक्ट्री को छोड़ देता है। आफ्टर जब ये चंदन वाली लकड़ी के ट्रक को छुपा देता है इस कुएं में एंड पुलिस थाने में खूब ज्यादा मार खाता है, देन कोंडा रेड्डी के भाई लोग आते हैं एंड उनके साथ वो वैन में बैठ करके जब जाता है उस ट्रक को बताने के लिए कुएं के पास, देन बताने के बाद कोंडा रेड्डी का जो छोटा भाई होता है जॉली रेड्डी, वो वैन में बैठ करके इसको नहीं लेकर के आता है, कहता है तू खुद से आ। तो यहाँ पर भी तुम देखोगे तो पुष्पा हमारा उस पैसे को ना सही जगह इन्वेस्ट करके अपने इज्जत को बढ़ाने के लिए तुरंत एक वैन खरीदता है, नया वैन, और कहता
कहता है मैं तो इसी वैन पे बैठ करके जाएगा, वैन से आया था वैन से ही जाएगा, जो कि कहीं ना कहीं ये चीज बताती है कि भाई इसकी इज्जत पैसों से बड़ी है। और यही नहीं, उसके आगे मूवी के कई सीन्स में जैसे कि कोंडा रेड्डी के साथ जब ये काम करना स्टार्ट करता है तो कोंडा रेड्डी इसे 25 लाख में से 5 लाख रुपए ऑफर करता है पर ट्रांजैक्शन का, हर बार माल को ट्रांसफर करने का। लेकिन ये बंदा 5 लाख रुपए ना लेकर के पूरे के पूरे शेयर का 4% लेने का फैसला करता है, जो कि बहुत कम होता है। 1 लाख होता है 25 लाख में से। और कोंडा रेड्डी बोलता भी है कि पागल है क्या तू, लेकिन यहाँ पर इज्जत को पुष्पा ज्यादा तवज्जो देता है क्योंकि वो चाहता है कि वो पार्टनर बने, बराबर की हिस्सेदारी हो, इसीलिए इज्जत यहाँ पर उसको पैसे से ज्यादा बड़ी है। और कई सारे ट्रेड है जैसे कि कोई भी आता है तो वो खड़ा नहीं होता, अपने एक पैर को दूसरे पैर के ऊपर रखना इज्जत को ज्यादा हाईलाइट करता है। इवन मूवी के लास्ट में जब भंवर सिंह शेखावत आता है एंड जब पुष्पा उससे मिलने के लिए जाता है, वहाँ पर हमें क्या चीज देखने को मिलती है, वहाँ पर पुष्पा जाकर के भंवर सिंह शेखावत से अच्छे से बिहेव नहीं करता। वो भाई लिटरली अपने आप को बहुत बड़ा समझ के भंवर सिंह शेखावत से बोलता है कि शादी में आने का, खाने का और जाने का, और भंवर सिंह शेखावत उसकी फाड़ के रख देता है। किस चीज के लिए? इज्जत के लिए। तो ये मूवी एक ही पर्सपेक्टिव पे भयंकर तरीके से खेलती है, वो है इज्जत। और ये चीज इंडियन ऑडियंस के दिमाग में बहुत भयंकर तरीके से घुसती है क्योंकि ऑडियंस जो है उसको लिए भी इज्जत सबसे बड़ी चीज है। लोग 9 to 5 जॉब करते हैं, भले उनकी सैलरी 40 हो, 50 हो, 1 लाख हो, हर इंसान का यही मानना होता है कि भाई तुम पैसा करोड़ों रुपए क्यों ना दो, लेकिन अगर इज्जत नहीं मिल रही है तो उस पैसे का कोई मतलब नहीं। लाइक एक मार्सेलो हायरार्की होती है जिसमें ये बोला जाता है कि इंसान का सेल्फ स्टीम जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो पैसे से भी बड़ा होता है। एंड आफ्टर दैट मूवी बिट बाय बिट जब आगे बढ़ती है और भी कई सारी टेक्निक्स शिव कुमार यूज करते हैं जो कि मैं तुम्हें आगे बता रहा हूँ। अब दूसरा चीज आता है इमोशनल डेप्थ। देखो कोई भी मूवी जो होती है, कितनी भी बड़ी बड़ी मूवीज हम उठा करके पकड़ लें, जैसे KGF पकड़ ले, KGF 2 पकड़ ले, सालार पकड़ ले, कोई भी मूवी उठा करके पकड़ लो, वहां पर इमोशनल डेप्थ में एक ऐसे कैरेक्टर को पकड़ा जाता है। इवन पुष्पा की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी वो मूवी को कनेक्ट करके, कि अगर किसी मूवी में तुम्हें इमोशनल करना है, तुम्हें दुखी करना है, तो टॉलीवुड वाले एक रूल फॉलो कर रहे हैं इस समय। तो भाई पकड़ के रख लिए है कि एक ऐसा कैरेक्टर है तुम्हारे लाइफ में भी, हमारे लाइफ में भी, और वही लाइफ वाले कैरेक्टर को इस मूवी में भी घुसा दो इमोशनल करने के लिए ऑडियंस को। और वो फैक्टर है माँ एक ऐसा फैक्टर है कि भाई ये सारी मूवी इतने भयंकर तरीके से यूज करती हैं और इन्हें पता है कि ये मम्मी जी का फैक्टर अगर हम यूज करेंगे तो मूवी में ये इमोशनल जो डेप्थ है वो एक अलग लेवल का जाएगा। और यही चीज तुम KGF में देखो, माँ का एंगल चलता है, माँ की वजह से वो इतना ज्यादा अमीर बनता है। KGF 2 में सेम पैटर्न, सालार में भी सेम पैटर्न, माँ की वजह से वो कुछ भी नहीं करता, माँ की सारी बातों को मानता है, माँ की इजाजत सराखों पे रखता है। और सेम विद पुष्पा में भी यही चीज तुम्हें देखने को मिलती है कि भाई वो अपनी माँ के लिए कुछ भी करने को तैयार है। लाइक उसका बाप नहीं है, उसकी माँ को लोग उल्टा सीधा बोलते हैं, उसको नाजायज बोलते हैं, और ये चीज उसको हिट करती है और इसी की वजह से वो पैसा बनाता है एंड इज्जत के लिए इतना ज्यादा भागता है। और इन सभी मूवी में तुम एक चीज नोटिस करो, कहीं ना कहीं इन सभी कैरेक्टर्स के बाप नहीं होते। तो माँ एक ऐसा फैक्टर बन जाती है कि एक माँ विदाउट उसका पति थी और उसका बच्चा जिसका बाप नहीं है, तो ऑडियंस तो इमोशनल होगी ही ना। क्योंकि KGF 1 में देखो उसका बाप निकम्मा निकल जाता है, सालार में देखो उसका बाप मर जाता है, पुष्पा में देखो उसका बाप जो है पुष्पा की माँ को रखेल बना करके रखता है। तो बात यहीं पर आती है कि बाप तो होते नहीं है और माँ भी होती है, वो लाचार होती है, उसके ऊपर कुछ ना कुछ धब्बा लगा होता है, टैग लगा होता है, जिसकी वजह से उसके समाज के काफी ज्यादा दुख दर्द को झेलने पड़ते हैं। और ये सभी मूवी इसी चीज को दिखाती है और इसीलिए इमोशनल डेप्थ जो है इस मूवी में बहुत अच्छे से काम करती है। लेकिन यहाँ पर वही चीज यूनिक बन जाती है, ये मूवी इमोशनल डेप्थ को लेकर के उसमें से एक फैक्टर निकालती है इज्जत वाला, जो कि इस पूरी मूवी में चलता है। सेम विद KGF में भी वही चीज चलती है कि मूवी में माँ उसकी होती है, लोग माँ को बहुत ज्यादा बोलते हैं और उसकी माँ की शिक्षा की वजह से ही हमारा जो रॉकी भाई होता है वो उसी में से हमारा डायरेक्टर निकालता है एक फैक्टर कि माँ को पैसा चाहिए, माँ हमेशा बोलती है कि भाई पैसे कमाओ, इज्जत कमाओ, और उसी चीज को देख करके हमारा जो रॉकी भाई है वो वही चीज फॉलो करता है। और पुष्पा में भी वही रूल फॉलो होता है। अब ये तो हो गई इमोशनल डेप्थ की बात, किस तरीके से ऑडियंस के दिमाग को ट्रैप किया जाता है। अब तीसरे सबसे बड़े फैक्टर के बारे में बात करने वाला हूँ। लिटरली जब मुझे यही फैक्टर मिला ना, मैं लिटरली शॉक हो गया भाई, किस तरीके से ऑडियंस को ट्रैप किया जाता है। किसी भी मूवी का डायरेक्टर हमारे सामने एक स्टोरी नहीं पेश करता है, बल्कि वो अगर मूवी हिट हो रही है तो वो दिखाता है कि भाई कितनी ज्यादा पावर है उसे ऑडियंस को ट्रैप करने का, ऑडियंस को मैनिपुलेट करने का, ऑडियंस के दिमाग को कंट्रोल करने का। और शिव कुमार इस चीज को इतनी भयंकर लेवल पे यूज करते हैं ना कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। अब इसी फैक्टर को देख लो, पुष्पा मूवी को जब तुम पकड़ोगे, वो एक ऐसी मूवी है ना, उसको तुम अगर सीन बाय सीन कट कर दोगे
वो अपनी एक अलग स्टोरी बना लेगी। यस, पुष्पा मूवी में एक स्टोरी नहीं, मल्टीपल स्टोरी है, जिसको अगर तुम कट 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 करके अलग अलग क्लिप बना लोगे तो एक अलग अलग स्टोरी तैयार हो जाएगी। मैं क्या कहना चाहता हूँ, ध्यान से समझो। बहुत भयंकर टॉपिक है जो इस मूवी को इतना ऊपर लेकर के जाता है, ये सबसे बड़ा फैक्टर है। तो क्या होता है कि मूवी की स्टार्टिंग वाले सीन में देखो, मूवी की स्टार्टिंग में एक ट्रक होती है, पुष्पा ट्रक लेकर के जाता है जहाँ पर पुलिस उसे पकड़ लेते हैं। पुलिस के साथ पुष्पा बैठता है और उन्हें पैसे ऑफर करना शुरू करता है, 10,000, 20,000, 40,000, 50,000, लास्ट में 1 लाख। जब लास्ट में 1 लाख वो ऑफर करता है तो सारी पुलिस मान जाती है। अब ये हो गया मूवी का एक सीन जहाँ पर हमें ये देखने को मिलता है कि पुष्पा पैसे के दम पे बहुत कुछ कर रहा है, पैसे के दम पे वो पुलिस को अपने अंडर ले लिया है। जो कि ऑडियंस जब मूवी देखने बैठी, ये सीन उसके सामने आया तो ऑडियंस बोली, अरे यार कुछ तो तगड़ी बात है पुष्पा में, देखनी चाहिए आगे क्या होता है। अगली सीन जब फैक्ट्री आती है, फैक्ट्री में पुष्पा बैठा हुआ होता है, काम करता है, ब्रेड और चाय खा रहा होता है, अपने एक पैर को दूसरे पैर पे रख के बैठा हुआ होता है। सामने से उसका मालिक आता है और मालिक आता है और वो चाहता है कि वो पैर नीचे करके रखे, लेकिन वो पैर नीचे नहीं करता। उसका मुनीम आता है, कहता है भाई तेरे को इज्जत करनी चाहिए। तो पुष्पा बोलता है मेरे को काम करने का पैसा मिलता है, इज्जत का पैसा नहीं मिलता। और फिर क्या करता है कि वो जॉब छोड़ देता है और कहता है अपने मालिक से बोल इज्जत मार्केट से खरीद लेगा। ये इतनी हो गई दूसरी सीन जो कि ये रिप्रेजेंट करती है कि पुष्पा के लिए इज्जत बहुत बड़ी चीज है। लाइक इस सीन को ध्यान से देखो, ये सीन पिछले वाले सीन से कनेक्टेड नहीं है। लाइक पिछले वाला सीन क्या था, जहां पर वो पैसे के लिए पुलिस को पैसा दिया और अपनी माल को छुड़वा लिया, वो एक इंडिविजुअल सीन हो गई, इसका कोई कनेक्शन नहीं। अब ध्यान से देखो, स्टोरी बनती जा रही है। उसके अगले वाले सीन में देखो, जब वो घर पे जाकर के सोता है, मकान मालिक आता है, परेशान करता है, वो अपनी भैंस को बेचता है और पैसा उसके मुंह पे फेंक के मारता है। लेकिन एक बड़ी चीज वो क्या करता है कि पैसा तो वो दे देता है, लेकिन वो बोलता है कि भाई तूने जितनी मेरी बेइज्जती की है सब लोगों ने सुना है, चल घर घर जाकर के बता कि मैंने तेरे पैसे दे दिए, मेरी इज्जत बना। और वो घर घर जाकर के मारता है और घर घर जाकर के अपनी इज्जत बनवाता है। ये एक इंडिविजुअल सीन हो गई, इसका भी कनेक्शन पीछे वाले सीन से नहीं है। और यहाँ पर भी देखने को मिलता है कि पुष्पा की इज्जत ज्यादा बड़ी है। अब एक चीज तुम नोटिस करते जाओ, सबसे पहली वाले सीन जो स्टार्टिंग वाली सीन थी, उसमें तुम्हें क्या देखने को मिला, उसमें तुम्हें मनी देखने को मिला, पावर ऑफ मनी इंट्रोड्यूस किया गया कि पुष्पा के पास पावर ऑफ मनी है। दूसरी सीन देखो, जहां पर हमारा फैक्ट्री वाली सीन था, वहां पर हमें क्या देखने को मिला, वहां पर हमें इज्जत देखने को मिली कि पुष्पा के लिए पैसे से ज्यादा इज्जत बढ़ी है। तीसरी सीन देखो, जो है मकान मालिक वाली सीन, वहां हमें क्या देखने को मिली, वहां हमें पैसा और इज्जत दोनों देखने को मिली। पुष्पा पैसे की भी पावर दिखाया और इज्जत पाने के लिए उस मकान मालिक को हाउस बाई हाउस लेकर गया और सबसे बोला कि सबसे बताओ पुष्पा ने पैसे दे दिए। अब देखो, पहले मनी दिखाया गया, फिर इज्जत दिखाया गया और तीसरे सीन में दोनों को एक साथ कंबाइन कर दिया गया। और ये तीनों सीन अलग रखो और इन सबकी क्लिप्स बनाते जाओ कि एक सीन ये, एक सीन ये, एक सीन ये, तीनों में कोई रिलेशन नहीं। चौथी सीन आती है। चौथी सीन कौन सी आती है, जब वो नया जॉब पकड़ने के लिए जाता है और बैठ करके चंदन वाले जंगल में जाता है, चंदन की लकड़ी काटता है, पुलिस आती है, सभी के सभी भागने की कोशिश करते हैं मजदूर, लेकिन वो सबको कंट्रोल करता है और रोकता है और कहता है चिंता मत करो, मेरे पास प्लान है। पुलिस आती है, पुलिस से चंदन की लकड़ी सक्सेसफुली छुपा देता है एंड पुलिस वहां से चली जाती है। एंड फिर हमें देखने को मिलता है कि साला वो पुलिस के ऊपर ही वो चंदन की लकड़ी छुपाया हुआ होता है, जो कि ये शो करते हैं कि साला कितना ज्यादा इंटेलिजेंट है ये। मतलब हमारे पास एक नया फैक्टर इंट्रोड्यूस कर दिया गया, पैसा, इज्जत, अब नाउ इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि पुष्पा के अंदर था। पुष्पा इंटेलिजेंट था, तभी वो इतने सारे पैसे बना रहा है। तो हमें तीसरा फैक्टर इंट्रोड्यूस कर दिया गया, इंटेलिजेंट, कि पुष्पा बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। और ये भी एक क्लिप को तुम अलग कर सकते हो, ये भी पिछले वाले सीन से कोई कनेक्टेड नहीं है। लाइक अगर मैं तुमको दिखा दूं एक वाली क्लिप, तुम इसी को देख करके मस्त हो जाओगे कि भाई ये बंदा तो बहुत ही इंटेलिजेंट है भाई। तो इन सीन्स को देखो, अलग अलग सीन्स अलग अलग इंपैक्ट ऑडियंस के दिमाग पे डाल रही है। और यहाँ तक इतनी सीन दिखा देते हो, ऑडियंस भाई सेटिस्फाइड हो जाती है कि भाई इतनी सीन दिखा दी, अब तो मैं पूरी मूवी देख सकता हूँ। इतनी ही सीन में ऑडियंस को आ जाता है मजा, खासकर इंडियन ऑडियंस को। और यही चीज सुकुमार चलते हैं। और ये कहानी यहाँ नहीं खत्म हो रही, अब अगले वाले सीन में चलो। अगले वाले सीन में हमें क्या देखने को मिलता है, पुलिस पुष्पा के ऊपर हमला कर देती है। पुष्पा क्या करता है, उस ट्रक को ले जाकर के इस कुएं में छुपा देता है। पुलिस पुष्पा को पकड़ते हैं, पुष्पा बोलता है कि मेरे को इतना इतना पैसा चाहिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि मैंने ट्रक कहाँ छुपाई है। लेकर के जाता है कुएं के पास और कहता है कुएं में मैंने डाल के रखी है। एंड आफ्टर दैट ट्रक को कुएं में दिखा देता है कि कुएं में है ट्रक, निकाल लो। लेकिन यहाँ पर जो जॉली रेड्डी होता है, कोंडा रेड्डी का छोटा वाला भाई, वो क्या करता है, जिस वैन से पुष्पा को लेकर के आता है, वो उस वैन से पुष्पा को लेकर के नहीं जाता। कहता है भाई ये ले मुंह पे पैसा मारता है किराया, कहता है ऑटो से चला जाएगा। पुष्पा का ईगो यहाँ पर हर्ट होता है और पुष्पा उसी समय जितने पैसे उसे मिलते हैं वो वैन खरीदता है। ये एक इंडिविजुअल सीन हो गई जो कि हमें तीन चीज दिखाती है। पहली चीज पैसा, पुष्पा पैसे की मांग करता है, किस तरीके से इन कोंडा रेड्डी के भाइयों से मेरे को इतने पैसे चाहिए और पैसा वो कैसे बनाता है। दूसरी चीज उसका इंटेलिजेंस, कि किस तरीके से वो अपने दिमाग से उस ट्रक को उस कुएं में छुपा देता है कि कोई जान भी नहीं सकता, पुलिस पकड़ भी नहीं पाती। तीसरी चीज इज्जत, कि वो तुरंत पैसा पाता है और उसे वैन से लेकर के नहीं जाता है जॉली रेड्डी, तो तुरंत वो नया वैन खरीदता है। अब देखो कि किस तरीके से पहले
पैसा दिखाया गया, फिर इज्जत दिखाई गई, फिर दोनों को मिक्स कर दिया गया, फिर इंटेलिजेंस दिखाया गया, फिर तीनों को मिक्स कर दिया गया। तो इस तरीके देख रहे हो सुकुमार किस तरीके से तुम्हारे दिमाग के साथ खेल रहे हैं कि सारी चीजों को दिखा करके एक साथ आप मिक्स कर रहे हैं। और ये चीज मैं बोलूं तो यहाँ भी नहीं रुकती हैं, उसके आगे भी चीजें चलती जाती हैं, चलती जाती हैं, चलती जाती हैं, चलती जाती हैं। बट उसके आगे क्या है कि इन सभी पर्टिकुलर सीन को देखोगे तो इन सबको तुम अलग 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 क्लिप बना सकते हो। लाइक ये सारी चीज आपस पहले वाले सीन से कोई ज्यादा कनेक्टेड नहीं है। तुमको अगर इंडिविजुअली इन सीन्स को दिखाया जाए तो तुम इसको भी देख करके मजे में आ जाओगे, यार क्या सीन है। उसके आगे वाले सीन से मेन स्टोरी स्टार्ट होती है, जब उसका इंट्रोडक्शन होता है कोंडा रेड्डी से, फिर मंगल सीनू से, एंड वहां पर भी कई सारी तुम्हें इंडिविजुअल पार्ट्स देखने को मिलेंगे जो कि पीछे से कनेक्टेड नहीं होते हैं, जैसे उसको ट्रक को छुपा करके लेकर के बाहर जाना। और यही तीन चीज है जो इस पूरी मूवी में चलती है, एक इंटेलिजेंस, एक इज्जत और एक मनी। इवन जो इसमें पुलिस होता है, पहला वाला पुलिस, वो जब ट्रक इंपोर्ट हो रहा होता है, ट्रक जब उससे बच बच करके जा रहा होता है जिसमें दूध भरा हुआ होता है और नीचे लाल चंदन छुपी हुई होती है, एक टाइम ऐसा आता है जब वो पुलिस को पता चल जाता है एंड वो जब लकड़ी से ठोक करके पता लगाता है, यहाँ पर भी वो अपना इंटेलिजेंस फैक्टर यूज करता है डोमिनेट करने के लिए अपने आप को। तो सुकुमार तीन चीज से डोमिनेट करते हैं। वो फिजिकल फाइट से किसी भी कैरेक्टर को डोमिनेट नहीं करते हैं, वो या तो इंटेलिजेंस से डोमिनेट करेंगे, या तो वो पैसे से डोमिनेट करेंगे, या तो वो इज्जत से डोमिनेट करेंगे। तो यही तीन फैक्टर वो घुमाते हैं एंड उसके बाद मूवी आगे बढ़ती है। उसके बाद मेन स्टोरी एक्सपेक्ट को मूवी एक्सप्लोर करती है। जब लास्ट में भंवर सिंह शेखावत का सीन आता है, उसको तुम एक इंडिविजुअल सीन डिसाइड कर सकते हो। उसके स्टार्टिंग सीन से लेकर के जहां पुष्पा की ऐसी तैसी करता है, वहां पर भी हमें क्या देखने को मिलता है, इज्जत। इज्जत इज अ फैक्टर। मतलब मूवी सभी चीजों को तुम्हें इंट्रोड्यूस करके मूवी के लास्ट में पैसे को लात मारती है, इंटेलिजेंस को लात मारती है और इज्जत को यहाँ बैठा देती है। तो समझ रहे हो ना कि इस मूवी में इज्जत एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जैसे मैंने तुम्हें शुरू में ही बताया कि इज्जत के माफिक ये मूवी खेल रही है, इज्जत के लिए ये मूवी खेल रही है। इवन पुष्पा का जो बचपन का ट्रॉमा होता है कि उससे लोग बोलते हैं कि भाई तू नाजायज है, उसका जो भाई लोग होते हैं उसको बोलते हैं कि साले तू नाजायज है, तेरी मम्मी मेरे पापा की रखेल है, वो भी पूरा का पूरा जो ट्रैप देखो ध्यान से, वो भी इज्जत का ही ट्रैप होता है। पुष्पा इज्जत के लिए ही तड़प रहा होता है बचपन से और उसी के लिए वो काम कर रहा होता है। तो भंवर सिंह शेखावत जब उसको पुलिस थाने में बैठ करके पुष्पा जब पहली बार उसके पास जाता है तो पुष्पा भी डिसरिस्पेक्ट करता है भंवर सिंह शेखावत का पहले, इसलिए भंवर सिंह शेखावत उसकी ऐसी तैसी करता है और भंवर सिंह शेखावत सीधा टारगेट करता है उसकी मम्मी के ऊपर, मतलब उसके इमोशनल उसी इज्जत वाले पर्सपेक्टिव के ऊपर, जिससे पुष्पा की ऐसी तैसी हो जाती है, हमेशा ट्रॉमा में चला जाता है जब भी कोई उसको नाजायज बोलता है। तो ये चीज देखो सुकुमार इसी टेक्निक को इतना ज्यादा चलाते हैं जिससे ऑडियंस अपने आप को उस चीज से कनेक्ट कर पाती है। ये फैक्ट को हम इग्नोर नहीं कर सकते। पूरी दुनिया भी इसी तीन चीज पे ही घूम रही है, इंटेलिजेंस पे घूम रही है, पैसे पे घूम रही है और इज्जत पे घूम रही है। और लोगों के लिए इज्जत बहुत बड़ी चीज है और सुकुमार भी अपनी मूवी में यही ब्रॉड पर्सपेक्टिव शो कर रहे हैं। इन्हीं सब सीन्स को लेकर के ऑडियंस इतना ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है, ऑडियंस को इतना ज्यादा मजा आने लगता है। शुरुआत की स्टार्टिंग वाले सीन में ही पुष्पा के इतने ज्यादा चीजों को देख करके ऑडियंस पुष्पा के लिए एक्साइटेड हो जाती है और ऑडियंस को मजा आने लगता है, चाहे वो कैसी भी ऑडियंस हो, हमारे जैसी बड़ी ऑडियंस हो जिनको मूवी का बहुत शौक है देखने को, या फिर एक घर वाली ऑडियंस हो जैसे हमारे मम्मी पापा जो ज्यादा मूवी नहीं देखते हैं, उनको भी ये मूवी मजा देती है। एंड आफ्टर दैट आते हैं इसके मेन कंपोनेंट के बारे में जो इस मूवी को बहुत हिट बना देती है, वो है सॉन्ग। तो ये मूवी जब रिलीज हुई थी तो इस मूवी के जो सॉन्ग है वो बहुत बढ़िया सॉन्ग मुझे पर्सनली नहीं लगते। हाँ, तेरी झलक सर्फी श्रीवल्ली वाला जो गाना था वो पर्सनली मुझे काफी अच्छा लगा था जब मैंने पहली बार सुना, क्योंकि मेलोडी काफी अच्छी है। लेकिन ये ऊवंटा वाह मामा जो ये गाना था, आई डोंट लाइक इट मैन, मतलब मुझे पसंद नहीं आया ये गाना। लेकिन इस चीज को रील्स एंड बाकी इंटरनेट पे इतना ज्यादा ट्रेंड होने लग गया था उस टाइम जब ये मूवी रिलीज हुई थी कि इस मूवी को एक पॉजिटिव साइड मिल गई हिट होने के लिए। इसीलिए ये मूवी इतना ज्यादा उस समय हिट होती चली गई इसके वायरल सॉन्ग्स की वजह से। इसके सॉन्ग बहुत 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 ज्यादा वायरल हो गए थे। और केवल सॉन्ग ही नहीं, अब अगले चीज के बारे में बात करते हैं जो कि वन लाइनर डायलॉग। इस मूवी को हिट बनाने के लिए इसके वन लाइनर डायलॉग जो है वो बहुत बड़ी पर्सपेक्टिव पे हिट बनाते हैं इसको। तुम इसके डायलॉग्स के बारे में अगर मैं अभी भी बोलूं तो तुम लोग जेन्युइन जानते ही होगे कि झुकेगा नहीं साला और बाकी सारे फ्लावर पुष्पा फायर नहीं फ्लावर नहीं फायर है मैं। तो ये सारे डायलॉग्स अभी भी ट्रेंड करते हैं और उस समय तो भाई रील्स पे जिस भयंकर तरीके से फटे थे ये सारे डायलॉग्स, लोग घर घर के बच्चे बस यही रिपीट करते थे कि झुकेगा नहीं झुकेगा नहीं। और मुझे लिटरली इतना इरिटेशन हो गया था इस चीज को सुन सुन करके, भाई मेरा दिमाग फट गया था कि भाई बस करो यार, बस करो यार। वो चीजें एक टाइम बाद मुझे क्रिंज लगने लग गई थी। तब तुम समझ सकते हो कि किस भयंकर लेवल पे इसके वन लाइनर डायलॉग्स फटे थे। और इसके डायलॉग्स और म्यूजिक
म्यूजिक एक बहुत ही बड़े एस्पेक्ट थे इस मूवी को इतने ऊपर ले जाने के लिए, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज के डायलॉग्स को रिक्रिएट कर रही थी इंस्टाग्राम रील्स पे। सबसे बड़ी तो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर, नाम नहीं याद आ रहा है भाई, छोड़ो आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद आते हैं दूसरी चीज जो कि इस मूवी को और भी बेटर कर देते हैं, इस मूवी की पर्सनालिटी, पुष्पा की पर्सनालिटी। पुष्पा की पर्सनालिटी एक बहुत यूनिक पर्सनालिटी है। बाकी मूवीज में देखोगे तो वैसी पर्सनालिटी तुम्हें किसी की दिखेगी नहीं। वो फिजिकली भी ऐसे है, लाइक उसके कंधे एक ऐसे हैं जो कि इसको बाकी मूवी के कैरेक्टर से ना बहुत ही अलग बनाता है। उसके बोलने का तरीका अलग है, सोचने का तरीका अलग है। वो एक ऐसा बंदा है जो कि बहुत पढ़ा लिखा नहीं है और बहुत गंवारू भाषा में बोलता है, लेकिन बहुत इंटेलिजेंट है। तो ये चीज अलग से ऑडियंस को हिट करती है कि भाई ये बंदा अलग है, भाई ये बंदा अलग तरीके से बोलता है, अलग तरीके से चलता है, अलग तरीके से नाचता है, भाई ये बंदा मजेदार है। और तुम्हें पता ही है कि इंटरनेट पे वही चीजें चलती हैं जो बिल्कुल अलग होती हैं, बहुत डिफरेंट होती हैं। सेम चीजें इंटरनेट पे नहीं सर्वाइव कर पाती। जितना डिफरेंट, जितना अलग, जितना यूनिक चीज तुम परोसोगे ऑडियंस को, उतना ज्यादा ऑडियंस उस चीज में इंटरेस्ट लेती है। और यही चीज पुष्पा की पर्सनालिटी में हमें देखने को मिलती है कि वो फिजिकली जो बंदा है वो एक अलग पर्सनालिटी है, वो एक अलग तरीके से अपने आप को शो करता है, वो एक अलग तरीके से चलता है, वो अलग तरीके से बोलता है, वो अलग तरीके से गुस्सा होता है। तो यही सारी चीजें हैं जो उसको इतना ऊपर लेकर के जाती है। और अगला फैक्टर आता है जो कि बहुत ही बड़ा फैक्टर है, मल्टीपल विलन। इस मूवी में तुम्हें एक विलन नहीं देखने को मिलने वाला है, इसमें तुम्हें मल्टीपल विलन देखने को मिलने वाले हैं। चाहे वो कोंडा रेड्डी हो, चाहे वो सबसे पहले वाला पुलिस हो, चाहे वो मंगल सिंह हो, चाहे वो भंवर सिंह शेखावत हो। तो इसमें 4 से 5 विलन तुम्हें खतरनाक तरीके से देखने को मिलने वाले हैं। लेकिन भाई ये मल्टीपल विलन्स का क्या रोल है भाई बहुत बड़ा रोल है। ये मल्टीपल विलन्स का जो एक चीज है ना, ये मूवी में तुम्हारी इंटरेस्ट बना करके रखती है। लाइक फॉर एग्जांपल इस मूवी में अगर एक विलन होता और पूरा का पूरा मूवी में पुष्पा बस उसी से लड़ रहा होता, हार रहा होता, लड़ रहा होता, हार रहा होता, तो तुम बहुत बोर हो जाते कि यार बस करो यार, क्या चल रहा है। मतलब कहीं ना कहीं ये दिमाग में पड़ जाता कि यार एक ही विलन है, उसके लिए पुष्पा ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है। और जैसा मैंने पहले ही बोला कि सुकुमार वो एक रूल को फॉलो करते हैं कि वो सीन्स को स्प्लिट कर देते हैं, तोड़ देते हैं, तोड़ तोड़ के सीन्स को दिखाते हैं, जिससे ऑडियंस को ना कंसिस्टेंटली डोपामीन मिलता रहे। यस, डोपामीन उन्हें कंसिस्टेंटली मिलता रहे। लाइक यहाँ पर मैं सालार मूवी का एग्जांपल लेना चाहूंगा। सालार मूवी एक ऐसी मूवी थी जो तुम्हें कंसिस्टेंटली डोपामीन नहीं देती है। वो मूवी वर्ल्ड बिल्डिंग करती है, बिल्ड होते 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 लास्ट में यहाँ तक चली जाती है। जो ऑडियंस मूवी की ज्यादा शौकीन नहीं होती, जिनका काम होता है जॉब करना और शाम को आकर के टीवी देख लेना, वैसी ऑडियंस को सालार दिखाने बैठ जाओगे ना तो उन्हें समझ में ही नहीं आएगा, उन्हें मजा ही नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उन्हें कंसिस्टेंटली डोपामीन नहीं मिल रहा, उन्हें वो हैप्पी हार्मोन नहीं मिल रहा है। तो वो चीज देख करके उन्हें मजा नहीं आएगा। लाइक मेरी फैमिली को दिखा दो, तुम अपनी फैमिली को दिखा दो, उन्हें नहीं मजा आने वाला। लेकिन पुष्पा उल्टा करती है, पुष्पा तुम्हें कंसिस्टेंटली डोपामीन देते जाती है। हर स्प्लिट वाले सीन पे जब पुष्पा अपना इंटेलिजेंट, इज्जत और पर्सनैलिटी को शो करता है, तुम्हें वो चीज कंसिस्टेंटली डोपामीन देती है। और यही चीज मल्टीपल विलन्स को इसीलिए रखा गया है कि पुष्पा पहले एक विलन को हराता है तो तुम्हें एक बार डोपामीन मिलता है, फिर दूसरे विलन पे भिड़ता है, उसकी ऐसी तैसी करता है, फिर तुम्हें डोपामीन मिलता है, तीसरे विलन की ऐसी तैसी, फिर तुम्हें डोपामीन, चौथे विलन की ऐसी तैसी, फिर तुम्हें डोपामीन, एंड लास्ट में आता है भंवर सिंह शेखावत जो पुष्पा की फाड़ करके देता है, जिससे तुम्हें और भी ज्यादा मजा आता है। और लेवल बाय लेवल तुम एक चीज नोटिस करते जाओगे। सबसे पहले पुष्पा में तुम्हें सबसे छोटा विलन देखने को मिलेगा, देन उससे बड़ा विलन, फिर उससे बड़ा विलन, फिर सबसे बड़ा विलन। सबसे पहले पुष्पा तुम्हें पुलिस की ऐसी तैसी करते हुए देखेगा, जो कि भाई इस हायरार्की में बहुत नीचे है। यहाँ पर आता है वो पुलिस वाला जो शुरू में चंदन वाली चीजों को देखता है, तो पुष्पा पहले उसकी ऐसी तैसी करता है। आफ्टर दैट वो आता है किसके ऊपर? कोंडा रेड्डी के ऊपर, कोंडा रेड्डी की ऐसी तैसी करता है। आफ्टर दैट वो आता है मंगल सिन्हू के ऊपर, मंगल सिन्हू की ऐसी तैसी करता है। एंड लास्ट में आता है वो भंवर सिंह शेखावत के ऊपर, जो कि इस मूवी का ग्रैंड विलन है, जिसकी वो लास्ट में उसकी भी ऐसी तैसी कर देता है। लेकिन अभी अच्छे से किया नहीं कि भंवर सिंह शेखावत दूसरे पार्ट में इसकी ऐसी तैसी फिर से करने वाला है। लेकिन मुझे एक पर्सनली चीज लगती है कि एक विलन और है जो सबसे भयंकर इंपैक्ट क्रिएट करके रखा है पुष्पा के ऊपर। हम उसे नोटिस तो नहीं करते हैं, हम उसे बिल्कुल भी नोटिस नहीं करते हैं, हम उसे देखते हैं हटाओ इसको, लेकिन वो बंदा पुष्पा के दिमाग की ऐसी तैसी करके रख दिया है, पुष्पा का बचपन बर्बाद करके रख दिया है। उसका इंपैक्ट पुष्पा के ऊपर बहुत ज्यादा है, और वो है उसका ये भाई। इस भाई को जितना हम लोग हल्के में ले रहे हैं कि भाई ये तो क्या है, इसके पास ना कोई पावर है ना कुछ है, ये बंदा भाई बहुत ही इंपैक्टफुल बंदा है। ये मुझे पर्सनली भंवर सिंह शेखावत से भी ज्यादा इसका इंपैक्ट लगता है, क्योंकि सोचो यार, ये ऐसा बंदा है जो पुष्पा की बचपन की माँ बहने कर दिया है, ऐसा ऐसा ट्रॉमा दिया है पुष्पा को कि जब भी उसके सामने बाप की बात आती है पुष्पा की फटके 4 हो जाती है, वो कुछ बोल नहीं पाता, उसके इंटेलिजेंस, उसका पैसा सब फेल हो जाता है इज्जत के आगे जब भी कोई उसकी माँ बाप के बारे में बात करता है। मतलब ये विलन साला इतना भयंकर लेवल का ट्रॉमा दे दिया है, मतलब पुष्पा इससे इनडायरेक्टली हार चुका है। लेकिन मूवी के लास्ट में जाकर के जब पुष्पा बताता है कि मेरा खून ही मेरा ब्रांड है, वो चीज ये शो करती है कि भाई ये बंदा उस बंदे से भी अब थोड़ा सा डोमिनेट तो कर गया है, लेकिन क्या वो पूरा डोमिनेट
कर पाएगा, पूरा उस विलन को मतलब अपने भाई को हरा पाएगा, वो चीज पार्ट 2 में पता चलेगी। तो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट अगर किसी बंदे का है तो वो इसके भाई का है, और ये चीज हमें सामने से नहीं दिखती है, लेकिन अगर तुम इनडायरेक्टली सोचोगे कि साला कौन सबसे भयंकर है, तो तुम्हें पता चलेगा कि हाँ भाई यही सबसे भयंकर है। स्लो पॉइजन की तरह काम करता है ये बंदा, इसी की वजह से वो इमोशनल डेप्थ क्रिएट हुई है, इसी की वजह से पुष्पा पैसे के लिए पागल है, और इसी की वजह से पुष्पा किसके पीछे भाग रहा है, इज्जत के पीछे भाग रहा है। तो इसको हल्के मत लेना भाई, पार्ट 2 में भी इसका बहुत भयंकर रोल में भी हो सकता है। और इसी के साथ ये सारी चीजें यहाँ पर खत्म होने के साथ साथ एक चीज और आती है कि भाई ये मूवी ना इज्जत पे ही बस खेल रही है, यही इसका सबसे नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि ये मूवी की स्टोरी बहुत बड़ी स्टोरी नहीं है। और पर्सनली बताऊं तो ये मूवी अपने इसी टेक्निक की वजह से इतनी ज्यादा हिट हुई है। ये मूवी ओवररेटेड है, क्योंकि ये मूवी मास्टरपीस नहीं है, स्टोरी में कोई बहुत भयंकर ड्रास्टिकली बहुत इनोवेटिव चीज तुम्हें नहीं दिखाती है, लेकिन इसकी जो टेक्निक है वो इंडियन ऑडियंस को ट्रैप कर लेती है, जिसकी वजह से लोग इसको ओवररेटेड बोलते हैं। जब उसको सुनते हैं यार स्टोरी तो ऐसी है वैसी है तो ओवररेटेड बोलते हैं, लेकिन ध्यान से दोस्तों इस बात को समझो कि जो ये टेक्निक फॉलो कर रही है वो लोग नहीं फॉलो कर रहे हैं, तुम भी फॉलो करो ना, बाकी डायरेक्टर भी फॉलो करें उस टेक्निक को, तो वो भी सक्सेस हो जाए। मूवी का मतलब ये नहीं कि मास्टरपीस बनाने से मूवी हिट हो जाएगी, नेवर। इंडिया में तो मास्टरपीस में 99.9% जो मास्टरपीस होती हैं वो अंडररेटेड ही रह जाती हैं, वो हिट ही नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो सारे टायर के ऑडियंस को समझ में ही नहीं आती। लेकिन एक मास मसाला मूवी जो होती है, जिसमें स्टोरी का बैलेंस, दिमाग का बैलेंस एंड टेक्निक का बैलेंस होता है, वो ही मूवी एक भयंकर लेवल की कमाई कर पाती है। KGF 2 एंड पुष्पा, इन सभी मूवी को देख लो, इन सभी की स्टोरी और मास्टरपीस मूवी ये सारी नहीं है, लेकिन टेक्निक ही इसे मास्टरपीस बनाती है। लेकिन वही सालार की बात करें तो सालार एक रियल पीस ऑफ सिनेमा है जो हर ऑडियंस को नहीं समझ में आता है, जिसकी वजह से वो मूवी एक अंडररेटेड मूवी है। लोग बहुत उसके बारे में नेगेटिव बोलते हैं, मैंने पिछली वीडियो भी बनाई थी कि वो मूवी क्यों बेस्ट है और वो क्यों मास्टरपीस है। आई बटन पे वीडियो आ रही हुई, क्लिक करके बाकी देख लेना। लेकिन यही टेक्निक्स है जो मूवी को बेस्ट बनाती है, तो इसमें ओवररेटेड अंडररेटेड की कोई बात ही नहीं है। आप भी उस टेक्निक को अप्लाई करो, आप भी अच्छे पैसे कमाओ, कौन रोक रहा है भाई आपको। लेकिन वही बात है कि इंडियंस की ऑडियंस का टेस्ट ऐसा ही है, ये फैक्ट मानो या ना मानो, हमारा टेस्ट, हमारी ऑडियंस का टेस्ट ऐसा ही है कि उनके सामने मास्टरपीस रख देते हैं तो उन्हें अभी नहीं समझ में आता है, लेकिन 10 साल बाद बोलेंगे यार ये मूवी तो अंडररेटेड रह गई यार, हमें उस समय देखना चाहिए था। रणवीर कपूर की कई सारी मूवी उठा करके देख लो, फॉर एग्जांपल रॉकस्टार मूवी अपने टाइम पे फ्लॉप हो गई थी वो, लेकिन अब लोगों को समझ में आता है। तमाशा अपने टाइम पे बहुत बुरी पिटी थी वो, इवन उस मूवी के डायरेक्टर इम्तियाज अली उस मूवी के फ्लॉप के बाद डिप्रेशन में चले गए थे, लेकिन आज देखो कितनी फट रही है। तो यही सारी चीजें है ना, लोग मास्टरपीस को इग्नोर करते हैं, लेकिन ऐसी मूवी जो टेक्निक को फॉलो करती हैं वो एक बड़ी हिट बन जाती हैं। लेकिन यही इस मूवी की नेगेटिविटी है कि ये मूवी ना बस इज्जत पर्सपेक्टिव पे खेलती है, पूरी मूवी में वही इज्जत वही इज्जत वही इज्जत वही इज्जत चलता है। बस करो यार, कुछ अलग भी पर्सपेक्टिव दिखा दो। और यही मैं होप कर रहा हूँ कि भाई पुष्पा 2 में ये लोग ऐसा कुछ भी मत करे, कुछ नया चीज लेकर के आओ, फिर से वही इज्जत वाली चीजें रिपीट करने लग जाओगे। फिर मैं तो नहीं भाई किसी भी मूवी की बड़ाई बताऊंगा, मैं तो सीधा भाई क्रिटिसाइज करने लग जाऊंगा, क्योंकि तुम्हें भाई एक ही चीज मिला है जो कि तुमने पार्ट 1 में घिसा है, तो पार्ट 2 में प्लीज उस चीज को मत घिसना। बाकी पुष्पा मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई, तुम्हें कैसा लगा अपना कमेंट्स में भाई रिव्यू बता देना। और हाँ, सालार क्यों एक मास्टरपीस मूवी है, सामने वीडियो आ रही हुई, क्लिक करके जाकर के देख सकते हो।